जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपको क्लासेस मिल जा रही हैं। आप डेली लाइव 9 बजे सुबह ज्वाइन कीजिए सारी क्लासेस। आपका पूरा का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप बस YouTube पर मेरे साथ लाइव जो है जुड़े रहिए साथियों। और अगर आपने सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, नहीं चेकआउट किया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहां पर हमने एआई इनेबल्ड क्वेश्चंस जैसे और इसके अलावा बहुत सारे आपके जैसे प्रैक्टिस शीट वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हमने वहां पर प्रोवाइड कराई हुई हैं। तो उसे जरूर चेकआउट करिए, कोर्सेज को जरूर आप लोग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अदिश एवं सदिश राशियां, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम लोग आज के इस चैप्टर में, आज की इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश एवं सदिश राशियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो सवाल, जैसे ही मैं चैप्टर का नाम लिया, अगर मैं चैप्टर नंबर बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा अपना, ठीक है। तो जैसे ही मैं चैप्टर का नाम लूंगा अदिश एवं सदिश राशियां, तुरंत आपके मन में सवाल आएगा कि ये अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है ना। नहीं, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्या है, ठीक है, और हिंदी में बोले तो अदिश राशि क्या है, ठीक है। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की या फिर आंकिक मान की यानी कि उनके वैल्यू की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें दिखाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी भी डायरेक्शन यानी दिशा की जरूरत नहीं होती है, ऐसे सभी भौतिक राशियों को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अधित राशियों को केवल परिमाण वाली भौतिक राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। ऐसे भौतिक राशियों को बिना किसी दिशा के केवल उनके संख्यात्मक मान द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इन भौतिक राशियों का योग बीजगणित के सरल नियमों का पालन करता है और यहाँ केवल उनके परिमाणों को जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स को ही जोड़ा जाता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया जाता है और ये सिंपल अलजेब्रा फॉर्मूला का फॉलो करती हैं या सिंपल अलजेब्रा फॉर्मूलों को फॉलो किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से दिखा सकते हैं, डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे इनको दिखाने के लिए नहीं होती है। ऐसे सभी राशियों को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। हिंदी में अगर हम बात करें तो द्रव्यमान, रफ्तार, दूरी, समय, आयतन, घनत्व, तापमान, ये सभी आपके स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी सभी राशियां जिन्हें हम दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, जैसे द्रव्यमान, मास है तो आप क्या कहेंगे 20 केजी। क्या आप ये कहेंगे कि उत्तर दिशा में 20 केजी या दक्षिण दिशा में 20 केजी? नहीं, ऐसा कहने की जरूरत आपको नहीं है। तो दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर का नाम देख के ही निकल करके आता है कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि सदिश राशि क्या है, ठीक है। ऐसी सभी भौतिक राशियां जिन्हें दिखाने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ उनके दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी सभी भौतिक राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां कहते हैं, है ना।
अब वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अ वेक्टर क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यानी सदिश राशियों को उस भौतिक राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दिशाएं और परिमाण दोनों होते हैं। ऐसी सभी भौतिक राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। अ वेक्टर विथ अ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो सदिश जिसका मान 1 होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश कहते हैं, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं नीटा एन कैप के द्वारा, है ना। जनरली हम जो देखते हैं वो एन कैप के द्वारा इसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एन कैप के द्वारा करते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है कि 1 के बराबर परिमाण वाले सदिश को इकाई सदिश कहा जाता है, और हम इन्हें एन कैप के द्वारा लिखते हैं, या यू कैप, मतलब कैप लगा है तो आप यूनिट मान सकते हैं उसको, है ना। यूनिट वेक्टर इसे हम लोग कहते हैं। अगर आप बात करेंगे यहां पर इनके एग्जाम्पल की, यानी वेक्टर क्वांटिटी की उदाहरण क्या है, तो लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन, ये सभी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। रेखीय संवेग, त्वरण, विस्थापन, गति, कोणीय वेग, बल, विद्युत क्षेत्र, ध्रुवीकरण, ये सभी के सभी आपके सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब सवाल ये आता है कि सर आपने तो बता दिया कि जिनको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे हम स्केलर कहते हैं। आपने बताया, इनके एग्जांपल्स बता दिए। अब आपने बताया कि जिनको प्रदर्शित करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सर आपने ये भी बता दिए, इनके एग्जांपल भी बता दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हम याद कैसे करें। तो इसके लिए आता है सोनू सर का ट्रिक। यानी अगर आप इन ट्रिक से याद रखते हो जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो बड़े आराम से अदिश और सदिश राशियां इतनी याद हो जाएंगी कि आपका परीक्षा में काम हो जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर से आने वाले। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले अदिश राशियों के लिए। अदिश राशियों के लिए सबसे पहले हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, उसका दाल एमएससी से आता है ना। उसका दाल एमएससी से आता है, ये हमारा ट्रिक है। उसका दाल एमएससी से आता है, ये हमारा ट्रिक है। अब इस ट्रिक से क्या क्या क्वांटिटीज आपको याद हो जाएंगी, ये अदिश राशि के लिए, स्केलर क्वांटिटी के लिए ट्रिक है। ऊ का मतलब हो जाता है ऊर्जा, ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। तो आपका एनर्जी निकल करके आ जाता है उसे। फिर स से आपका निकल के आ जाता है समय, जिसे हम इंग्लिश में टाइम कह देते हैं। फिर आपका का से कार्य निकल के आ जाता है, जिसे हम वर्क कह देते हैं। दा से दाब निकल के आ जाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेशर कह देते हैं। और ल से आपका लंबाई निकल के आ जाता है, जिसे हम लोग लेंथ कह देते हैं। एम से मास निकल के आ जाता है, जिसे हम हिंदी में द्रव्यमान कह देते हैं। और एस से स्पीड निकल जाता है, जिसे हम चाल कहते हैं, जो कि रफ्तार लिखा हुआ था। सी से आपका आ जाता है करंट, जिसे आप विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा, जिसे हम हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। और आ से हो जाता है आपका आयतन, जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। ता से हो जाता है तापमान, जिसे हम इंग्लिश में टेम्परेचर कह देते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे कि आपको बहुत सारी अदिश राशियां याद हो गई हैं। ऊर्जा पहला, समय दूसरा, कार्य तीसरा, चौथा आपका दाब यानी प्रेशर हो जाता है, पांचवा लंबाई, छठवां द्रव्यमान। एक मिनट इसे और अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, छठा द्रव्यमान, सातवां स्पीड, आठवां हो जाता है आपका विद्युत धारा, नौवां आपका आयतन हो जाता है,
और 10वां आपका यहाँ पे तापमान यानी टेम्परेचर हो जाता है। तो आपने देखा इस ट्रिक की मदद से बहुत आराम से आपने 10 अदिश राशियां याद कर ली। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रखते हो तो 10 अदिश राशियां आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगी। करना क्या होगा, बस 2 से 3 बार आप अपनी कॉपी में लिखना सिर्फ ये उसका दाल एमएससी से आता है ब्लैक में जो हमने लिख रखा है, और उसके बाद ये नोट्स हटा देना अपने सामने से, और ये जो क्वांटिटीज हैं उन्हें अपने मन से लिखने का प्रयास करना। जितना लिख पाना उसे लिख लेना, जो ना लिख पाना या भूल जाना उसे फिर कॉपी से देखना, फिर लिखना, फिर एक बार सारी चीजें हटा लेना उस पेज को, दूसरा नया पेज ले लेना, फिर इस ब्लैक वाले को लिखना, फिर रेड वाले को अपने मन से लिखने का प्रयास करना। ऐसे अगर 2-3 बार आप करोगे तो आपका ये जो है स्केलर क्वांटिटी याद हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर स्केलर तो आपने याद करा दिया, लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटीज अगर आती हैं तो कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए आपका ट्रिक आता है यहाँ पर। तो अगर आपने यहां पर सदिश राशियों को तैयार करना है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम आपका ये भी तैयार करा देंगे। आपको बस ट्रिक को फॉलो करना है कि आज संभवी का विवेक फंस गया है ना? तो इससे आप बहुत सारे सदिश राशियां याद कर लोगे, वेक्टर क्वांटिटीज याद कर लोगे। आ का मतलब यहां पे हो जाता है आवेग, जिसे हम इंग्लिश में इंपल्स कह देते हैं। सा का मतलब हो जाता है संवेग, जिसे हम मोमेंटम कह देते हैं। और भा का मतलब हो जाता है भार, जिसे हम वेट कह देते हैं। वी का मतलब है, यहां पर एक चीज करना, मैं ही कर दे रहा हूं, यहां पर जो ये मात्रा पीछे से लगी है ना, इसे मिटा लेना आप और इस मात्रा को आगे से कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाता है आपका निकल करके विद्युत क्षेत्र, या जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, का साइलेंट रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। वी का मतलब विस्थापन लिख लेना, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वे का मतलब वेग यानी कि वेलोसिटी लिख लेना। ठीक है, एफ का मतलब फोर्स यानी कि बल लिख लेना इसका मतलब। और ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण लिख लेना। ठीक है, और बाकी सब साइलेंट है यहाँ पे, इनकी कोई मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि कितनी सदिश राशियां आपको तैयार हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल 8 जो है आपको सदिश राशियां तैयार हो गई। आवेग, संवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग और आपका त्वरण और फोर्स यानी कि बल, ये सारे के सारे सदिश राशियां हैं यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो कुल हमने आपको 18 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंशिएट करके यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज अलग अलग करके हमने सिखा दी हैं, जिससे आप बड़े आराम से ट्रिक की मदद से इनको याद कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे और सीधे अब हम लोग एक और टॉपिक को खत्म करेंगे, और खत्म करने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हुआ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उसे आप लोग जो है देख लीजिएगा फटाफट से, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एक लॉ है, इसे हम लोग देख लेंगे फटाफट से, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी वेक्टर पढ़ा होगा, तो 2 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर 2 वेक्टर आपके हैं, एक वेक्टर मान लो ए है कुछ इस तरीके से, ठीक है,
और दूसरा वेक्टर जो है आपका b है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो इसका मैं चेंज कर दे रहा हूं कलर, इसका कलर क्या होगा भाई, हाँ ठीक है। तो हमने रेड कर दिया और इन दोनों के ठीक है। तो दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। इसकी मदद से रिजल्टेंट हमें निकालना है। थोड़ा सा ये टिल्ट होना चाहिए ऊपर वाला, थोड़ा सा हम इसे झुका देंगे कुछ इस तरीके से। चलिए, तो दो हमारे वेक्टर हुए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसी वेक्टर को कॉपी करके यहां पे बना लेते हैं, सेम वेक्टर को, ठीक है। तो इसे अगर हम यहां पर कॉपी करके बनाते हैं, नया ही ले लेते हैं हम, तो कुछ यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले वेक्टर को भी हम कॉपी करके ऊपर बनाएंगे कुछ इसी तरीके से। तो ये वेक्टर जो है यहां पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपको देखने में ये जो शेप बनी होगी वो एक पैरेललोग्राम टाइप की बन दिख रही होगी, ठीक है। इसका एक रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हम बनाएंगे। रिजल्टेंट आपका आर कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पे इन सबको मिला करके, ठीक है। और ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबका हम नाम लिख देते हैं। तो ये आपका रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक है। और उसका रिजल्टेंट हमारे पास आर हो गया, ठीक है। दो चीजें हो गई। और मान लीजिए रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच जो एंगल हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका फोर्स ए या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाता है वो आर बराबर में, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप नोट करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। और टेन अल्फा बराबर में बी साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा आपका हो जाता है, ठीक है। इसे नोट करिएगा। यहां पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा और अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा आपका यहां से निकल करके आ जाएगा। तो आप सभी जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका दो चीजें, एक रिजल्टेंट याद करिए रखिएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टेन अल्फा बराबर में बी साइन थीटा अपॉन में 1 ए प्लस बी कॉस थीटा, याद रखिएगा। जहां पर अल्फा जो है वो रिजल्टेंट और आपके वेक्टर ए के बीच का एंगल है, जबकि जो थीटा है वो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ठीक है। ये हम आगे यूज करेंगे, बार बार हम आपको क्वेश्चंस के बीच में ये फॉर्मूले दिखाते रहेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट के क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम आपको फटाफट से लिखवा देते हैं, कब कब क्या क्या रिजल्टेंट आपको मिलेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने जो है पीछे नोट किया था, रिजल्टेंट बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था, जहां पर थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था, ठीक है। तो देखिए हम अलग अलग कंडीशन लेंगे, हम एक कंडीशन ले रहे हैं एट थीटा बराबर में 0 डिग्री।
तो जब थीटा बराबर में 0 डिग्री होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 का जस्ट अपोजिट 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखें cos थीटा बराबर 1, ठीक है, तो r बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2ab, क्योंकि cos थीटा गायब हो जाएगा। तो ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट से बाहर आकर के आपको मिलेगा a प्लस बी, है ना, और ये आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट है, यानी मैक्स है, आर मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलता है, जब थीटा बराबर में आपको यहां पर 0 डिग्री मिल रहा हो, तो ऐसे में आपको रिजल्टेंट मैक्सिमम देखने मिलता है। एट थीटा बराबर में 90 डिग्री, अगर थीटा आपने 90 डिग्री ले लिया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है साथियों, अगर sin 90 की वैल्यू 1 तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आपका, क्योंकि cos थीटा ही 0 है तो 0 का किसी में गुणा करेंगे टोटल वैल्यू 0, यानी 2ab cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट यही वैल्यू मिल रही है, जो कि आपको r की वैल्यू ये यहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, ठीक है, अगर थीटा बराबर में 180 डिग्री हो तो cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट बराबर में क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आ जाता है, क्योंकि यहां पर cos थीटा की वैल्यू -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2ab, मतलब माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बाहर आकर के आपको देगा a माइनस बी, जो कि r का मिनिमम वैल्यू हो जाता है, यानी रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि अधिकतम मान कब होगा, तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होता है तो ऐसे में आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को यहां पर मिलती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 0 डिग्री यहां पे होना चाहिए। क्लियर है सभी को। चलिए, तो यहां पर आपका थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा। हमने सारे कंडीशंस आपको बता दिए, आगे के और सवाल इसी सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल हैं, दो फोर्स हैं P1 तथा P2, और उनका जो रिजल्टेंट है वो है P2। ठीक है, अगर रिजल्टेंट P2 से 90 डिग्री पर है, ठीक है, P2, P1 और P2 का जो रिजल्टेंट है P2 से 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो बताइए कि तथा इसका जो परिमाण है, इसका जो रिजल्टेंट है वो P2 के समान है, तो P1 का परिमाण क्या होगा, यानी P1 का रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें P1 का रिजल्टेंट निकालना है। P1 का रिजल्टेंट निकालने के लिए मान लीजिए यहां पर हमारा नीचे, मान लीजिए सीधे कि P2 जो है हमारा वेक्टर नीचे है, ठीक है, इससे 90 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट R है, ठीक है, और यहाँ पर P1 जो है कुछ एंगल पर आपका है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट R आपका दिया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से हम लोग मान लें यहाँ पे, तो ये जो एंगल है ये tan अल्फा, हमने, अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर अल्फा एंगल मान रखा है, नीचे जो भी वेक्टर होगा और रिजल्टेंट के बीच में, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं यहाँ पे सीधे, तो b sin थीटा, ठीक है, तो b sin थीटा अगर हम यहां से लगाएं तो P2 आ जाएगा आपका यहाँ पे tan अल्फा बराबर में, या tan 90 डिग्री बराबर में, tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू b, यानी कि P2 साइन थीटा और अपॉन में P1 प्लस P2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो अगर tan 90 की वैल्यू बात करें तो क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी 1/0 लिख सकते हैं हम इसे, जो कि P2 साइन थीटा और अपॉन में P1 प्लस P2 कॉस थीटा आपको दे रहा है। तो अगर आप यहां पर इसका मल्टीप्लाई 1 में और 0 का मल्टीप्लाई P2 साइन थीटा में करोगे तो मिलेगा आपको P1 प्लस P2 कॉस थीटा बराबर 0।
और अगर P1 को अगर आप दूसरी साइड भेजोगे तो P2 cos थीटा बराबर में माइनस का P1 हो जाएगा, और cos थीटा बराबर में माइनस का P1 बटा P2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। अब यहां से जो आपको cos थीटा की वैल्यू मिली है, अगर आप पुट करो रिजल्टेंट में, ठीक है, तो यहां कह रहा है कि दो बलों का जो P1 तथा P2 है का परिणामी P2 है से 90 डिग्री पर है, तथा इसका जो परिमाण रिजल्टेंट आएगा वो भी P2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2p1 इंटू P2 cos थीटा की वैल्यू माइनस का P1 बटा P2 हो जाएगा, है ना। और अगर यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो P2 से P2 कैंसिल, ये P2 स्क्वायर से P2 स्क्वायर कैंसिल, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको P1 का स्क्वायर माइनस 2P1 का स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा, और यहां से सॉल्व करने पे आपको P1 बराबर में 0 मिल जाएगा वैल्यू। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो शून्य यानी कि सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपका शून्य यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि हमने आपको ट्रिक से सिखाया था कि उसका दाब एमएससी से आता है, ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, ठीक है, और एमएससी से आता है। ये आप देख सकते हैं, इनमें से जो भी क्वांटिटी उसमें होगी वो अदिश राशि हो जाएगी। तो देखिए क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, फोर्स एक सदिश राशि है। आ का मतलब आयतन, तो आता है एमएससी से आता है, मतलब आ मतलब आयतन, आयतन आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी इज यानी सदिश राशि है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, मास है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है या फिर मास है। तो हमने अभी भी बताया पीछे क्वेश्चन में, वेलोसिटी आपका एक सदिश राशि है। अगला सवाल कह रहा दो समान वेक्टरों का परिमाण जो है वो 0 है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो रिजल्टेंट कब 0 आएगा। एक तो देखिए आपको जो आर मिनिमम की कंडीशन मिलती है वो आपको आर मिनिमम बराबर मिलता है ए माइनस बी, और ये थीटा बराबर कब मिलता है, थीटा बराबर हमने लिखवाया है आपको पीछे, अगर आपने देखा हो तो हमने लिखवाया कि आपको 180 डिग्री पे मिलता है। कब मिलता है, देखो 180 डिग्री पे मिलता है। तो 180 डिग्री पे आपको यहां पर मिलेगा क्या, मिनिमम वैल्यू, और ए और बी चूंकि बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो ऐसे में ये वैल्यू 0 ही मिलेगी आपको। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं, यदि उनका परिणामी 13 न्यूटन है तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला लिखवाया, रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 12 गुणे 5 गुणे कॉस अल्फा, है ना। सॉल्व कर लेंगे तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 13 से यहाँ पे 12 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको 12 पंजे 60 दूना 120 कॉस अल्फा बराबर 0 मिल जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 0। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 कब मिलता है वैल्यू, तो आपको अल्फा बराबर यहां पर 90 डिग्री रखोगे तो आपको कॉस की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अल्फा बराबर 90 डिग्री जिसे आप पाई बाई 2 कहते हो, तो पाई बाई 2 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है पाई बाई 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है यानी वेक्टर नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग या विस्थापन। विस्थापन है, संवेग है, ऊर्जा आपका किसी भी तरह से यहाँ पर सदिश नहीं है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो। सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की लंबाई क्या व्यक्त करती है, तो तीर की जो लेंथ होती है वो सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करती है, और जो सदिश की दिशा होती है वो एरो दिखाता है। एरो का सिर जिस तरफ होता है, हेड जिसे बोलते हैं, वो आपका डायरेक्शन होता है। अगला सवाल, दो सदिशों का परिणामी यानी कि आपका रिजल्टेंट जो है वो अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, यानी उनके बीच का एंगल जो है कोण क्या होगा कि उनका जो रिजल्टेंट हो वो मैक्सिमम हो। तो हमने आर मैक्स का कंडीशन लिखवाया है क्वेश्चन में। आर मैक्स कब होता है, जब आपका
थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 डिग्री होने पर आपको मैक्सिमम यहां पर रिजल्टेंट देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट कर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा। इफ अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड टू सम हाइट एंड द स्टोन रिटर्न्स टू द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन विल बी। तो जो स्टोन यानी पत्थर है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए साथियों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हम आपको अंतर बता दें। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है सीधी शब्दों में हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर कोई पत्थर यहां से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और वापस वहीं पर आ जा रहा है तो उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है, 0। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0। राइट आंसर इज 0। यानी कि कोई भी पत्थर अगर अपने स्थान पर वापस या कोई भी चीज कहीं से भी पूरी दुनिया का चक्कर काट के अपने जगह पर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है तो वो उसका विस्थापन जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। 0 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो सारे क्वेश्चंस आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में करा दिया है और इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज थे वो हमने करा दिया है। इनको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी जो है नहीं आने वाला है। तो हमने ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें सिखा दी हैं। आपको ट्रिक कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने सोनू सर क्लासेस ऐप को नहीं डाउनलोड किया प्ले स्टोर से तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सोनू सर क्लासेस में आपको सबसे पहले थ्योरी कराई जा रही है, थ्योरी के बाद आपको देखा होगा आपने पीवाईक्यूज कराई जा रही है। अगर आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊं तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आईआरटी प्रवेश परीक्षा 2024 में आया हुआ है, पॉलिटेक्निक में 2008 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2012-14 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है और बाकी ये सारे क्वेश्चंस तो आपके आए हुए ही हैं सारे के सारे। ये जितने बॉक्स में बने हुए होते हैं क्वेश्चन ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो ये सारे पीवाईक्यूज, थ्योरी, ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस इसके अलावा हम प्रैक्टिस पीडीएफ भी, यानी कि आपको अलग से पीडीएफ भी देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस सीट के तौर पर उस पर प्रैक्टिस कर सकें। और इसके अलावा अब हम आपके लिए एआई के क्वेश्चंस भी उपलब्ध करवा रहे हैं हर चैप्टर के, हर विषय के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही चैप्टर में, ताकि आपका जो क्वेश्चन हो वो चाहे कितना भी बेसिक लेवल हो चाहे कितना भी हाई लेवल हो, दोनों का ही आपको अंदाजा हो और आप परीक्षा में चाहे आपसे मॉडरेट पूछा जाए चाहे टफ लेवल पूछा जाए आप सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने में सक्षम हो। इसलिए हम आपको एआई से उपलब्ध क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा एआई की मदद ले रही हैं। आपने सुना होगा कि एसएससी जो है एआई क्यूबेशन का मदद ले रही है अपने क्वेश्चंस को सेट करने के लिए। क्या पता आपका जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी हो वो भी एआई की मदद ले। अब एसएससी जैसा बड़ा एग्जाम तो है नहीं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, तो इसलिए ये खबर या सूचना आपको नहीं दी जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर और क्या चीजें सेट की जा रही हैं, बस आपको करके दे दी जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और इसके लिए हमने कदम उठा लिया और आपको एआई से बनाए गए क्वेश्चंस उपलब्ध करा रहा हूं। आप हमारे सोनू सर क्लासेस ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर एआई से बनाए गए क्वेश्चंस जो हैं उपलब्ध कराए जा रहे हैं अलग से, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, उनके सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चंस फिर ऑप्शंस और फिर एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से करके आप बड़े आराम से उनको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थ्योरी, फिर पीवाईक्यूज, फिर पीडीएफ, फिर एआई वाले क्वेश्चंस और इसके बाद हम फुल लेंथ पेपर भी लाइव सॉल्व करवाएंगे। ये सारी चीजें आपको सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर मिलेगा। तो और आईआरटी और पॉलिटेक्निक दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक का कोर्स परचेज करते हैं तो पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों, और आईआरटी का कोर्स परचेज करते हैं तो आईआरटी पॉलिटेक्निक दोनों की आप तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आएगी कोर्स ज्वाइन करने में, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप मैसेज करना, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनका सॉल्यूशन हम कर देंगे। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।